बच्चों, कल आपने अलैंगिक जनन पढ़ा ना कवकों में बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। बीजाणु बनते हैं, सिंपल बीजाणु धानियों में बीजाणु फट जाती हैं और बीजाणु बाहर आके जर्मिनेशन के द्वारा, अंकुरण के द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि कवकों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बच्चों, है ना। और कैसे होता है, क्योंकि मेल फीमेल तो होते नहीं, तो इसमें दो तरह के फिलामेंट भाग लेते हैं बच्चों। ये बाहर से देखने में तो सेम होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली कार्यकी रूप से दोनों भिन्न होते हैं। तो एक फिलामेंट को हम प्लस स्ट्रेन कहते हैं, एक को माइनस स्ट्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी माइनस और प्लस स्ट्रेन के दो फिलामेंट जब एक दूसरे के करीब आते हैं, ये देखो एक दूसरे के करीब आ रहे ना, तो एक दूसरे के करीब जब ये आते हैं, ठीक आमने सामने आते हैं, तो एक फिलामेंट से देखो छोटी सी क्या निकलती है, आउट ग्रोथ। उभार सब बन गया कि नहीं बन गया, ये छोटी सी क्या होती है, आउट ग्रोथ, अतिवृद्धि दोनों ओर से निकलेगी। धीरे धीरे क्या होता है कि ये अतिवृद्धि और बढ़ने लगती है, ये देखिए, और इतना बढ़ करके दोनों एक दूसरे को टच करने लगते हैं। देखो टच कर दिया ना इन्होंने, है ना। अब क्योंकि फिलामेंट है, सारा कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य जो भी कहना चाहते हो, सब चीजें इसमें भी तो होंगी। तो ज्यादातर क्या होता है ना, केंद्रक आप जानते हो, इस हाइफी में क्या होते हैं, कवक तत्व, तो बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये अतिवृद्धि बढ़ती है, दोनों एक दूसरे को टच करने लगते हैं, तो यहाँ पीछे एक सेप्टम बन जाता है। क्या बन जाता है, एक पट बन जाता है, सेप्टम, है ना। इससे क्या होता है कि ये चीज दो भागों में डिवाइड हो गई ना। ये आगे वाला फूला हुआ हिस्सा जिसपे ज्यादा मात्रा में केंद्रक और जीव द्रव्य होते हैं, पिछला हिस्सा थोड़ा कम, इसमें जीव द्रव्य होगा, कम केंद्रक होंगे। तो इस तरह से ये दो भागों में डिवाइड हो गया ना अतिवृद्धि। तो ये फूले वाले भाग को तो हम कहते हैं गैमिटेंजिया। क्या कहते हैं बच्चों, गैमिटेंजिया। गैमिटेंजिया मतलब युग्मक धानियां। क्या बोलते हैं बच्चों इन्हें, युग्मक धानियां। अब क्या है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में तो युग्मक बनेंगे। गैमिटी तो बनते हैं जब नर और मादा होते हैं, नर मादा जनन अंग बड़े जीवों में पाए जाते हैं ना। तो भाई नर में क्या बनते हैं, नर युग्मक, मादा में क्या बनते हैं, मादा युग्मक। तो वो युग्मक, यहाँ पर ऐसे कोई संरचना तो है नहीं। तो यही जो इसके अंदर आप ये देख रहे हो, ये फूला हुआ हिस्सा देख रहे हो जीव द्रव्य का, जो अतिवृद्धि थी, यही बस आगे चलकर युग्मक धानियों की तरह काम करने लगते हैं। गैमिटेंजिया, युग्मक धानियां, है ना। और धीरे धीरे क्या होता है ना, कि ये जो युग्मक धानियां होती हैं, अब इसमें इस वाले फिलामेंट के केंद्रक भी होंगे ना, इसमें इसके केंद्रक होंगे। अगली स्टेज में क्या होता है ना, कि इन दोनों के बीच, ये मैं दिखा दूं यहाँ पर, ये था ना, और ये था, है ना। तो ये जो बीच का हिस्सा ना, ये डिसॉल्व हो जाता है ना। क्या हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। तो डिसॉल्व होने के बाद ये देखिए इस तरह से, ये देखो, ये देखो, मतलब ये जो बीच की पट्टी थी ना, ये देखो ये गायब हो गई। यहाँ देखिए, है ना, जो गैमिटेंजिया होते हैं, ये बीच की जो दीवार थी ना, ये गायब हो गई। तो अब क्या होगा, यहाँ का जीव द्रव्य इसमें जा सकता है, इसका जीव द्रव्य इसमें आ सकता है ना। तो यहाँ जो केंद्रक थे ना, और इस वाले में जो केंद्रक थे प्लस और माइनस स्ट्रेन में, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, है ना। और मिल करके क्या बनाते हैं, ये इस तरह से, ये देखो डिप्लॉइड, है ना। क्या बोलेंगे इनको हम, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, है ना। अब आप ये चीज थोड़ा समझने में टाइम लगेगा आपको, धीरे धीरे समझ जाओगे। डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित, द्विगुणित केंद्रक। क्या बन जा, अभी तक एक गुणित थे ना, अब आप कैसे समझोगे एक गुणित, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। यहाँ पर मनुष्य में क्या होते हैं बच्चों, हमें 46 गुणसूत्र होते हैं ना, देखो यहाँ पे समझो, कैसे समझ सकते हो, है ना। और ये जोड़ों में कितने होते हैं, 23 जोड़े। सबने सुना, आपने पढ़ा भी होगा ये हाई स्कूल में, 23 जोड़े होते हैं ना, होते कि नहीं होते, हाँ। तो अब आपने देखा होगा, जब हम लिखते हैं ना XX फीमेल, XY मेल लिखते हैं, तो ये भाई 46 तो होते हैं, हमें 23 जोड़े होते हैं। आप इसको 22 ऑटोसोम प्लस ये, ऐसे यहाँ पर 22 ऑटोसोम प्लस ये, तो 22 मतलब 44, 45, 46, 22, 44, 45, 46 गुणसूत्र होते हैं। ये जोड़ों में होते हैं ना, आपको पता तो है गुणसूत्र कैसे होते हैं। ये देखिए एक जोड़ा, है ना, ये देखिए आपका दूसरा जोड़ा, ये देखिए आपके तीसरा जोड़ा, ऐसे जोड़े में ये 23 जोड़े होते हैं, कुल मिला के 46 होते हैं, ठीक है। तो जब युग्मक बनते हैं, आपको याद है बच्चों, जब युग्मक बनते हैं तो दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इस तरह से तो होते हैं अलग, है ना। तो ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैं लिख दूँ ये 46 और ये भी 46। तो जब युग्मक बनते हैं, गैमीट बनते हैं, कब बच्चों,
गैमीट बनते समय दोनों जो गुणसूत्र थे जोड़ों के आधे एक तरफ चले जाते हैं ना, मतलब ये कितने रह जाते हैं 23 और ये भी 23, ये भी 23 और ये भी 23, क्योंकि जो युग्मक है ना गैमीट हैं इसमें संख्या आधी हो जाती है ना, और इसी आधी संख्या को, इस संख्या को तो हम कहते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित संख्या बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको हम? द्विगुणित संख्या। इसको 2n से दिखाते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब डिप्लॉइड संख्या, द्विगुणित संख्या, ठीक है ना। और यहाँ जहाँ इसको कहते हैं बच्चों, ये वाली जो संख्या देखो ये कहलाती है हैप्लॉइड, मतलब अगुणित। क्या कहते हैं इसको? अगुणित संख्या। इसको कहते हैं हम n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से दिखाते हैं, ठीक है। तो युग्मकों में हमेशा याद रखना सभी बड़े जीव डिप्लॉइड ही होते हैं, क्योंकि गुणसूत्र जोड़ों में पाए जाते हैं, इसलिए इस संख्या को हम कहते हैं 2n डिप्लॉइड, द्विगुणित। और जो युग्मक बनते हैं, युग्मक बनते समय ये संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो आधी संख्या कहलाती है अगुणित n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यही युग्मक, ये युग्मक है मान लीजिए। फिर जब ये देखिए एक मादा है, ये पुरुष से फ्यूज करेगा तो 23 + 23 फिर से 46 हो गए, हुए कि नहीं? 23 + 23 फिर से 46 गुणसूत्र बन जाते हैं ना। अब इसी ये क्या होगा? ये क्या बनाएगा? जाइगोटित होगा, युग्मनज, और इसी से नया शरीर बनता है, फिर से द्विगुणित हो जाता है। तभी तो यहाँ पर ये जो डिवीजन होता है ना बच्चों, ये द्विगुणित संख्या है। तो जब युग्मक बनते समय कौन सा विभाजन होता है आपको पता ही है? मियोसिस। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध आधा, सूत्र माने गुणसूत्र, है ना। तो अर्धसूत्री मतलब आधे हो जाते हैं, युग्मकों में गुणसूत्र आधे होते हैं। और यही n मतलब ये n n n n, ये 2n, ये 2n। अब समझो, तो 2n का आधा n n तो होगा ये भी, तो जब n और n फिर से मिलेंगे तो फिर से 2n हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये 2n जहां पर भी लिखोगे ये होता है आपका डिप्लॉइड संख्या को दिखाता है। डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित। और जहां n लिखते हैं हम, है ना, वो दिखाता है हैप्लॉइड संख्या को, हैप्लॉइड या अगुणित। ठीक हो गया? आधा आधा मतलब, है ना। अब क्योंकि कवक तो इतने बड़े एनिमल तो ये प्लांट तो है नहीं, तो ये ध्यान रखना जितने भी बड़े प्लांट्स होते हैं, हम लोग होते हैं, हम कैसे एनिमल होते हैं? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब हमारी हर सेल में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये तो आप समझ गए डिप्लॉइड संख्या। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जैसे जो बहुत निम्न छोटे स्तर के होते हैं, जैसे कवक, तो ये अगुणित होते हैं। हमेशा याद रखना इनका जो फिलामेंट जो भी होगा ना, ये हमेशा अगुणित होंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक हो गया यहाँ पे, है ना। अब क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन की एक शर्त होती है बच्चों कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होना आवश्यक है। कुछ समझे? किसमें? लैंगिक जनन में सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? यहाँ पर क्या चीज, कौन सी घटना घटनी जरूरी है? अर्धसूत्री विभाजन, मतलब आधा होना बहुत जरूरी है। और एक दूसरी घटना यहाँ पर एक और जरूरी होती है, फर्टिलाइजेशन या एक तरह से संयुग्मन, सिंगैमी। दो घटनाएं होती हैं, संयुग्मन। अब देखो यहाँ पर जैसा ये अर्धसूत्री हुआ ना विभाजन, और फिर ये संयुग्मन हो गया, देखो जुड़ गया ना फिर से। ये देखो आधा हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तभी तो आधी भी संख्या, और फिर ये आधे आधे जुड़ गए, तो इसको कहते हैं संयुग्मन हो गया फिर से, मतलब युग्मन, ये जुड़ गया आपस में फिर से, तभी तो जाइगोट बनेगा। अब यहाँ देखिए, आप कहोगे इसका शरीर तो ऑलरेडी n है, तो n का आधा तो नहीं हो सकता भैया, 2n का ही आधा होता है ना। तो यहाँ पर कैसे होगा भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे ये लैंगिक जनन कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो अर्धसूत्री भी नहीं दिख रहा आपको कहीं पर, संयुग्मन भी आपको नहीं दिख रहा है कहीं पर? नहीं ना। अब देखिए, अब ये क्योंकि सारे केंद्रक भी तो n ही होंगे ना, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो होंगे, सारे केंद्रक अगुणित होंगे यहाँ, है ना। अब जब ये मिलते हैं तो देखो दो केंद्रक जब मिलेंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा? 2n बन जाएगा। ये n थे ना, n + n, तो ये 2n तो अब द्विगुणित हो गए केंद्रक। देखो डिप्लॉइड केंद्रक हो गया कि नहीं हो गए सारे, है ना। तो ये देखो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाता है, और ये पूरी की पूरी संरचना, क्योंकि बीच की दीवार भी गल गई, है ना, तो सारी की सारी जो संरचना होती है अंत में जो है क्या कहलाता है? ये इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोस्पोर। मतलब ऐसे ये देखिए, ऐसे बना लो खाली इसको, ये देखिए, और ये देखो ये संरचना ना, ये कहलाएगा जाइगोस्पोर। मतलब इसको कहते हैं युग्माणु। क्या कहते हैं? युग्माणु, है ना। हम उसको बड़े जीवों में क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं, युग्मनज।
तो यहाँ पर कहेंगे युग्माणु, तो बन गया युग्माणु। अब ये सब 2n नंबर है ना इसके अंदर केंद्रक। अब आप कहोगे इससे नया जीव बनना है तो ये तो अगुणित थे, n ही होना चाहिए ना, तो बस कुछ समय के पश्चात ये युग्माणु होता है ना, जो इसके चारों तरफ मोटी भित्ति बन जाती है सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये लैंगिक जनन कवकों में सिर्फ होता अनफेवरेबल कंडीशंस में, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में, जब इनके लायक नहीं होती ना परिस्थितियां, तो ये लैंगिक जनन से विभाजन करते हैं। तो युग्माणु के चारों एक मोटी दीवार बन जाती है इसको सुरक्षित रखने के लिए, है ना। और जैसी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं फिर से, तो ये युग्माणु की दीवार टूट जाती है, फट जाती है, और इसके अंदर से ये देखिए अब है इस तरह से, देखिए आप, ये मैं बता दूँ आपको, ये हो गया, ये दूसरा फिलामेंट है ना, तो इसके अंदर से क्या होता है, ये जो दीवार टूटी ना इसके अंदर से, सॉरी बाहर से जो दीवार फट जाती है इसकी, तो ये अंदर का जो पूरा जीवद्रव्य सभी जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस थे ना, ये एक फिलामेंट के रूप में जो है ये बाहर निकल आते हैं। अब ये देखो, ठीक, ये फिलामेंट के रूप में क्या हो गए, बाहर आ गया, देखो पूरा का पूरा इसी में चला गया सारा जीवद्रव्य। अब देखो इसमें 2n केंद्रक रहेंगे डिप्लॉयड, तो केंद्रक जब ये हाइफी निकलता ना ऊपर कवक तंतु, तो ये जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे ना, ये जो केंद्रक थे डिप्लॉयड, यहाँ पर होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब देखो ये 2n थे, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो n नंबर, तो सारे जो इसमें स्पोर बनेंगे अब वो n नंबर के हो गए कि नहीं हो गया, देखो अब हो गया n नंबर, है ना। तो यहीं पर होता है अर्धसूत्री विभाजन युग्माणु के केंद्रकों में। और ये फिर देखो हाइफी निकल गया, फिर आगे का सिरा फूल जाता है, फिर वही यहाँ पर बीजाणु बन जाते हैं, अगुणित होते ना अब ये, बस बीजाणु ध्वनि फटती है, फिर ये अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं, है ना। यानी इसको आप ऐसे समझो, ये किताब यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए, है ना, ये दो तरह के प्लस और माइनस स्ट्रैंड के फिलामेंट है। ये इस तरह से पहले प्रो गैमेटेंजिया बनी, फिर गैमेटेंजिया बन गए, ये पिछला हिस्सा सस्पेंसर कहलाता है, निलंबक, है ना। ये देखिए फिर ये फ्यूज हो गया, ये डिप्लॉयड बन गए, फिर ये देखो जाइगोस्पोर कहलाया, इससे हाइफी निकल गया, तो ये हाइफी में फिर बीजाणुधानी बनेगी, है ना। तो ये कुछ फटेंगे, कुछ माइनस स्ट्रेन के बनेंगे, कुछ प्लस स्ट्रेन के बनेंगे, ये देखो फिर नीचे जाके दो तरह के फिलामेंट जो है बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या होता है, कवकों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये होता कब है, अनुकूल परिस्थितियों में तो अलैंगिक जनन होता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है बच्चों, कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है ना। इसके अलावा यीस्ट में है, यीस्ट भी जो है आपका एक कवकी होता है ना, यीस्ट भी जो खमीरा बोलते हो जिसको, है ना। तो इसमें भी क्या होता है, सिर्फ ज़्यादातर बडिंग, अनुकूल परिस्थितियों में बडिंग के द्वारा जनन करता है। किसके द्वारा करता है ये, बडिंग के द्वारा, बर्ड फॉर्मेशन होती है, ऐसी छोटी सी आवृत ग्रोथ निकलती है, ठीक है। तो ये है, तो कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, आपका जो है इसमें किसमें, कवकों में वर्गीकरण ज़्यादातर कवकों में पूछा जाता है, वैसे प्रश्न ज़्यादा आते नहीं, ये पूछा जाता है कवकों का आर्थिक महत्व क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्वेश्चन होते हैं ना। हम कहते हैं आर्थिक महत्व, अगर मैंने कहा कि कवकों से लाभ बताइए तो लाभ ही लिखोगे ना, मैं कहूँगी कवकों से हानियाँ लिखो तो हानियाँ ही लिखोगे ना, ठीक है। अगर मैं कहूँगी कवकों का आर्थिक महत्व बताइए तो आप जान लो बच्चों, आर्थिक महत्व में दोनों चीज आती हैं, आप लाभदायक एक्टिविटी भी लिखेंगे और हानिकारक भी, समझ के क्लियर हो गया। आर्थिक महत्व में लाभ हानि दोनों देना है, तो ऐसे करना, कवकों का आर्थिक महत्व तो आप पढ़ ही लेना, खुद ही पढ़ लेना भाई। खाद्य के रूप में, उद्योगों में, बेकरी उद्योग में, पनीर उत्पादन, सब में तो खमीर का यूज होता है, सॉइल फर्टिलिटी में, अपने आप पढ़ लेना ये किताब से, ठीक है। कवक मूल भी आपने देखा सहजीवी के रूप में, ऐसे हानिकारक क्रियाएं पढ़ लेना। पौधों पर कवक अनेक रोग फैलाते हैं, ये सब मनुष्यों में कौन से रोग फैलाते हैं, पशुओं में कौन, ये सब किताबों में मिल जाएगा। मैं ये अगर नहीं है किताब तो मैं इसकी फ़ोटो खींच के आपको दे दूंगी, और खुद जब मैं क्वेश्चन दूंगी तो खुद कर लेना कवकों का आर्थिक महत्व, ठीक है। अब कभी कभी खाली कवकों का वर्गीकरण खाली हमको पता होना चाहिए, कवकों का वर्गीकरण कैसे, क्योंकि जो जगत है ना कवक, है ना, तो इस जगत में आपको क्या है, देखो क्या करना है आपको, इसमें विभिन्न प्रकार के जो क्लास हैं वो क्लास क्या है, क्या क्या किस किस क्लास में इसको बांटा जा सकता है, ये आप देख लो थोड़ा सा। ये देखिए आप, है ना, किस किस क्लास में बांटा जा सकता है। देखो ये मिक्सोमाइसिटीज है ना, खाली पढ़ने के लिए, फाइकोमाइसिटीज, 5 क्लास हैं इसकी, ठीक है ना, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, 5 क्लास होती हैं, ठीक है। तो ये 5 क्लास इसलिए हैं। मिक्सोमाइसिटीज अगर मैं बात करूं तो इसमें फफूंदी आती है ना। और ये भी ध्यान रखना बच्चों, जो कवक होते हैं ना, जीवाणु हैं, कवक हैं, वायरस हैं, ये सब के सब मानो किस में आते, थैलोफाइटा। अब आप कहोगे थैलोफाइटा क्या हुआ, थैलोफाइटा मीन्स होता है बच्चों थैलस लाइक बॉडी,
क्या मतलब है? थैलस लाइक बॉडी मतलब जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं होता है। क्या आपने देखा यहाँ पर जड़ तना पत्ती? नहीं, क्योंकि इतने छोटे प्लांट हैं इनमें जड़ तना पत्ती नाम की कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ऐसी संरचनाएं जिनमें जड़ तना पत्ती ना हो उनको कहते हैं थैलोफाइटा या थैलस लाइक बॉडी। वो सब आते हैं थैलोफाइटा में। आगे हम जब शैवाल पढ़ेंगे वे भी थैलोफाइटा में ही आते। तो मिक्सोमाइसिटीज है ना, इनमें सेल वॉल नहीं मिलती। फाइकोमाइसिटीज हैं, ये पटहीन होते हैं, ज़्यादातर पटहीन कवक इसमें आते हैं। एस्कोमाइसिटीज हैं, तो ये जो कवक तंतु होते हैं पटयुक्त होते हैं जैसे, है ना। बैसिडियोमाइसिटीज है, तो ये जो है इनमें लैंगिक जनन नहीं होता, कुछ कुछ विशेषता है ना इनकी। ड्यूटेरोमाइसिटीज हैं, ये भी पटयुक्त होते हैं, इनमें ज़्यादातर अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन नहीं मिलता इनमें। तो ये मतलब क्लास है, 5 क्लास है। क्या क्या बोला मैंने? मैक्सोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना। इतना ही बहुत है आपके लिए कि आप आता तो है नहीं ये ज़्यादा इसमें से, ठीक है। तो कवक का आर्थिक महत्व जरूर पढ़ ले, मैं फोटो भेज दूंगी, उससे आप लिख भी लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका, ये आपका कौन सा लेसन आपका खत्म हो गया यहाँ पर? ये था आपका 3rd लेसन खत्म हो गया। कौन सा लेसन था बच्चों? ये 3rd लेसन जो है आपका खत्म हो गया। अब 4थे पे हम चलेंगे, तब प्लांट क्लासिफिकेशन, जहाँ हम शैवाल से शुरू करेंगे। अब हमने छोटे प्लांट सब पढ़ लिए, बैक्टीरिया भले नहीं पढ़ा, हो सकता है मैं पढ़ा दूं आपको बैक्टीरिया, क्योंकि जीवाणु सबसे छोटे पादप है। फिर कवक है, फिर शैवाल है, फिर ब्रायोफाइटा है, फिर टेडोफाइटा है, फिर जिम्नोस्पर्म है, और अंत में सबसे बड़े हैं एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी जिनको कहते हैं। अब तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं काम दूंगी, वो भी आप दिखाइए, पिछला काम नहीं दिखाया आपने अभी, उसको तुरंत दिखाइए आप यहाँ पर, ठीक है। ओके।